Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. I'm very honored to be moderating this very special conversation. I just want to begin the whole talk with something. I wanted to talk something about pace and precision, which is what the two guests here epitomize for all of us. And you know the synergies that it has with PR, just has how precise an archer needs to be with their target. So does a communicator with the exact message that we're crafting. And the pace at which a runner sort of crosses the finish line is pretty much what we see when we are kind of delivering messages and we want them to be delivered at the right time. So I think for me, that was a synergy that I found. But enough about me. I want to take this opportunity to introduce the two Olympic athletes that we have in the room, Priyanka Goswami and Dheeraj Bommadewara. Both exceptional in their own right. Priyanka is the first Indian woman to win a silver medal in a 10,000-meter race walk at the 2022 Commonwealth Games. Dheeraj, an archer, on the other hand, has recently won a silver medal at the 2022 Asian Games. Both these powerhouses are all set to take the Olympics by storm, so please can we have a big round of applause. I know we have sat down before this, and they were giving me a lot of encouragement that you will be able to speak in Hindi. So here I go, and thank you for that encouragement. Okay, प्रियंका, आपसे स्टार्ट करते हैं. हम सबको पता है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से रेस वॉकिंग की है, पर इससे पहले आप जिम्नास्टिक्स में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं. तो वो जर्नी कैसी थी, वो सफ़र आपने कैसे डिसाइड किया कि स्विच करना है, वो जर्नी का थोड़ा सा हमें बताइए. जब मैं जिम्नास्टिक करती थी तो सिर्फ 10 या 11 साल की ही थी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था. एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्टल है लखनऊ में, केडी सिंह हॉस्टल. तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं 5-6 मंथ उधर रही थी. तो वहाँ पे हमारा फिटनेस ट्रायल होता था रनिंग का, तो उसमें मैं फर्स्ट आती थी. तो मेरा मन नहीं लगा फिर कि मेरे को रनिंग में ही जाना है यहाँ से. तो पापा को बुलाया कॉल करके कि मुझे लेके जाओ, कैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे. तो पापा लेने गए, फिर भी मुझे आने नहीं दे रहे थे वहाँ से, जो वहाँ के हॉस्टल्स वाले थे. तो फिर मैं रो धो के जैसे भी आ गई घर पे. तो फिर काफ़ी टाइम मैंने 2 साल पढ़ाई को दिए, क्योंकि मेरे बोर्ड के भी एग्ज़ाम्स थे. तो बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने दोबारा से स्टेडियम ज्वाइन किया. तो उसके बाद 2011 से मैं रेस वॉकिंग में ऐसे आई कि मैंने काफ़ी इवेंट्स ट्राई किए थे. हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एक मीट होती है वहाँ पे, तो उसमें हमें प्राइज़ में बैग मिलते थे जो हम ट्रैवलिंग में लेके जाते थे. तो मैंने 2-3 इवेंट्स में ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं मिला बैग. तो मैं ऐसे हो गई कि मेरी सारी फ्रेंड्स को बैग मिल रहा है, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला है. तो उस टाइम लास्ट इवेंट था रेस वॉकिंग, तो मुझे लगा इसमें तो सिर्फ चलना है, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ. तो उसमें मैं 3rd हो गई थी, तो मुझे एक बैग मिला, तो काफ़ी खुशी हुई कि वाह मैंने प्राइज़ जीता है आज. तो उस दिन से मैंने रेस वॉकिंग स्टार्ट कर दिया था. 2011 था, और 10 साल कंटिन्यू हार्ड वर्क किया. उसके बाद मैं टोक्यो ओलंपिक्स तक गई. प्रियंका, जस्ट सबके ऑडियंस के लिए आप एक बार बता सकते हैं रेस वॉकिंग एग्जैक्टली क्या उसके वो होते हैं? यहाँ पे किसी को पता है क्या रेस वॉकिंग के बारे में? तभी मतलब मेरे को फील होती है वैसे ये चीज़ अंदर से कि मेरे इवेंट को इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं. तो मेरा एक मेन टारगेट भी यही है लाइफ का कि मेरे इवेंट में एक ऐसी पहचान मिले कि हर कोई चल के दिखाए कि रेस वॉकिंग ऐसे चला जाता है. तो रेस वॉकिंग में क्या है ना कि हम जब रनिंग तो टॉप पे करते हैं, लेकिन हम रेस वॉकिंग हिल पे करते हैं. लेकिन हिल को ऐसे ऐसे नहीं चलते हैं. तो हमारे इवेंट में जजेस भी होते हैं. आई थिंक मुंबई में वाकाथलन इवेंट होता है,
तो उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वॉक के बारे में पता नहीं है, बस वो चलते हैं कि हाथ फास्ट करके चलना है और हमें मेडल जीतना है। लेकिन प्रॉपर वॉकिंग होती है कि हमें आगे पैर रखने के टाइम हमारा नी लॉक होना चाहिए, और जब हम उठाते हैं पीछे से तो बैंड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहती है कि नी लॉक करके हम कैसे चल सकते हैं, तो उसमें भी हमें नी उठाने के टाइम बैंड कर सकते हैं नी, बट जब आगे हम लैंड करते हैं तब हमारा लॉक होना चाहिए, और हमारा कोई लिमिट नहीं है टाइमिंग्स का, बट अगर हम टेक्निक से कर रहे हैं तो हम कितना भी फास्ट जा सकते हैं। मेरा जो नेशनल रिकॉर्ड है इंडिया का, उसका जो एवरेज मैं निकालूँ तो 4 मिनट 26 मिनट्स पर किलोमीटर है, जो कि टोटल टाइमिंग 20 किलोमीटर का 1 आवर 28 मिनट 45 सेकेंड्स है। अमेजिंग। आई थिंक अब हम लोग नॉर्मल वॉक छोड़ के ट्राई करेंगे रेस वॉक करने का। विल ट्राई। धीरज, आई कम टू यू। धीरज, आप अपनी फैमिली के एक लौते मेंबर हो जो स्पोर्ट्स में थोड़े से भी मतलब स्पोर्ट्स में इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो ये कैसा था? हाउ वाज दिस जर्नी? मतलब आपको क्या फाइट करनी पड़ी या फिर बस आपने निश्चय कर लिया था कि बस स्पोर्ट्स करना है? एंड स्पेसिफिकली आर्चरी में आप कैसे आए? सभी को नमस्कार। सबसे पहले जो भी जर्नी था, मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से सब शुरू हुआ था। एंड फर्स्ट थिंग, मेरे पापा को मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट में मैं खेलूँ। एंड तब मैं 5 साल का था इन ईयर 2006, जब पापा सिर्फ ये डिसाइड किए थे कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ। तो उस टाइम पे ऐसे था कि इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता था, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जितना इस डेट में मिल रहा है उतना नहीं मिलता था। तो पापा ने बोला कि कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करेंगे, एंड सब खिलाफ थे उसके, मतलब पापा के डिसीजन के सब खिलाफ थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, सोसाइटी हो, कोई भी, कि मतलब इसमें फ्यूचर क्या है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स में क्यों करना चाहते हो ऐसे। फिर भी पापा ने बहुत फाइट किया, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ फाइट पूरा पापा ने किया। एंड सिर्फ मेरे को चूज़ करने का मौका दिया कि कुछ भी करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स करो। एंड मेरे को आर्चरी से मतलब ऐसे प्यार हो गया बस पहले ही देख के कि कुछ अलग हुआ, पहले पसंद आया, करते 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 जितना टाइम बीतते जा रहा है, अभी 17 साल हो गया मैं आर्चरी करते आ रहा हूँ बचपन से। एंड अभी भी ऐसे लग रहा है कि मतलब इट्स नेवर एंडिंग। और फिर 2017 एक ऐसे टाइम था जब सब मतलब पेरेंट्स सब फाइनेंशियली हार मान चुके थे कि मतलब एक्सपेंसिव स्पोर्ट था आर्चरी, तो उतना हो नहीं पा रहा था। एंड मेरा भी तब +2 का कंप्लीट हो रहा था एजुकेशन। तो पापा ने ये सजेस्ट किया कि ये साल खेल लो, तब यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह सब था, तो उसके बाद तुम डिसाइड करना कि खेलना चाहते हो या फिर स्टडीज़ वगैरह। तो फिर उस टाइम पे मैं यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट नहीं हो पाया, पर फिर भी मेरा परफॉर्मेंस वो सब देख के OGQ का सपोर्ट आया, जिसके वजह से कोई भी इक्विपमेंट लेने में किसी भी तरह का सोचना नहीं पड़ा घर में। एंड मैं पुणे आके प्रैक्टिस कर सका, और सिर्फ मैं आर्चरी करने में फोकस कर सका। एंड फैमिली को भी बर्डन बहुत कम हो गया कि मतलब मेरे बारे में देखने पड़े, सोचना पड़े, इक्विपमेंट के लिए कुछ खरीदना पड़े। एंड धीरे धीरे परफॉर्म होते गया, एंड देन अभी एशियन गेम्स में सिल्वर लाया। सो इट्स ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। एंड जो लोग बचपन में बहुत अपोज थे इस डिसीजन को लेके कि स्पोर्ट्स क्यों, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन में करो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करो, वही लोग अभी एशियन गेम्स के मेडल बाद कि मतलब सब के सब फैमिली मेम्बर से लेके सोसाइटी सब के सब कि हाँ इसको मैं जानता हूँ ऐसे बहुत अच्छा लगता है। एंड यही एग्जाम्पल पापा दिखाना चाहते हैं कि हर फील्ड में बच्चों को सपोर्ट करने से मतलब वो जिस फील्ड में भी पसंद करते हैं उसमें फ्यूचर होता है। एंड वो लोग खुशी से मतलब कोई फ्रीली अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि एक बहुत कठिन ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है ना?
तो आप लोग अपना ये पर्सनल लाइफ एंड अपनी कोचिंग एंड ऑल द प्रैक्टिस दैट यू डू, हाउ डू यू मैनेज दैट? आप बैलेंस कैसे करते हैं? कुछ चीज़ें होती है जैसे हम फैमिली से दूर रहते हैं, अपने सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ होते हैं, तो फैमिली से दूर रहना मतलब हमारे घर वाले जो होते हैं घर की टेंशन हमें इतनी नहीं देते हैं कि उनकी ट्रेनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें होती है कि डेली हमारी लाइफ में चलती है तो उसको मैनेज करके चलते रहना है। तो जैसा भी अगर ट्रेनिंग से अलग हमें कुछ काम है, जैसे हमारा पढ़ाई भी चलती रहती है, जॉब भी चलती रहती है, तो कुछ भी अगर उनसे रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए हम एक अपना रिकवरी के टाइम अगर हम फ्री है तो उसमें से टाइम निकाल के उसको मैनेज करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि जिसके लिए हम घर से इतना दूर पड़े हैं फर्स्ट फोकस उसको करना है और जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको बस फर्स्ट वो देना है। कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रेनिंग कर कर के मतलब टूर्नामेंट्स खेल खेल के बहुत थक जाते हैं एंड बहुत बोर होने का वो हो जाता है एंड उस टाइम पे हमेशा मतलब मेरे हिसाब से पकड़ के रखने वाला चीज़ें है, उसमें सबसे पहले आता है फेल्यूर। जो हम इतना मेहनत करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके, जैसे फैमिली हो गया, टाइम हो गया, मज़े लेने का कोई भी टाइम, सब सेक्रीफाइस करके सब कुछ हम अपने गेम में लगा के करते हैं और हम फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो हमें मोटिवेट करके रखता है कि ये मेहनत काफ़ी नहीं है। एंड ये फेल्यूर जिस लेवल्स पे होते रहता है, जैसे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और जब ये फेल्यूर्स बड़ा बड़ा स्टेजेस में होता है और उतना ही टफ हम बनते जाएंगे और उतना ही मोटिवेटेड हम बनते जाएंगे कि हम अपना देश के तिरंगा को सबसे ऊपर लहराना है। तो वो हमें बहुत मोटिवेट करते रहता है और जो भी सेक्रीफाइस करते रहता है हम अपने स्पोर्ट्स एंड गेम के लिए कि हम इस पे फोकस करना है, इसको वो करते रहना है, तो वो एक रास्ता मिलते रहता है हम हमेशा। एंड मैक्सिमम मतलब बहुत सारे प्लेयर्स बहुत कुछ चीज़ें करते रहते हैं आउट ऑफ द ग्राउंड कि वो लोग मतलब बोर ना हो सके। जैसे मैं तो बहुत मूवीज़ देखते रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिले, सीरीज़, मूवीज़, तो वो चीज़ें ऐसे होता है कि मतलब कुछ माइंड के लिए एक रिलैक्सेशन हो जाता है। एंड उसके अलावा कुकिंग करता हूँ जो बिल्कुल आता नहीं, अभी भी सीख रहा हूँ तो मतलब वो करते करते वो अलग दुनिया में चले जाते हैं और फिर वो जब स्विच ऑन हो जाता है, फिर जब ग्राउंड में रहते हैं तो हमें फिर एक नया फ्रेश फील आता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो सबके लिए अलग अलग होंगे, या मेरे लिए मेन मूवीज़ एंड कुकिंग। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्पोर्ट्स में एवरीवन नोज उतार चढ़ाव आते हैं, रिजल्ट्स हमेशा आपके फेवर में नहीं होते, तो उसमें स्पेशली जब डिफिकल्ट टाइम्स एंड रिजल्ट्स जब आपके फेवर में नहीं होते तो आप क्या करते हैं? इज दैट अ मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक, या आपके मतलब कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको वापस गेम में वापस लेके आते हैं? आ, सबसे पहले तो हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालते हैं, गेम से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम प्लेयर भी हैं। तो सब सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके बस अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, फिर दोबारा उस जगह पे आते हैं तो हमें थोड़ा सा याद रहता है कि हमारा पीछे का कंपटीशन कैसा गया। लेकिन जब खराब होता है तो उस टाइम हम बहुत डाउन उसमें वो चले जाते हैं कि इसके लिए हमने इतना हार्ड वर्क किया और यही हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन उसमें क्या क्या कमी रही है उससे सीख लेके और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हमारा टाइमिंग कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रूव करता है उससे सीख लेके और ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए। सबसे पहले ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेते खुद से एंड वो चीज़ें करते जो हमें कंफर्टेबल लगता है, उनसे बात करते हैं जिससे बात करके दिल हल्का होता है, जो अपने दर्द को समझ सके, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, कोचेस हो गया। एंड उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया किसी टूर्नामेंट में तो हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो वो चीज़ें करने से, एकदम बेसिक से शुरू करने में हम लोग मतलब जो जर्नी पहले कर चुके उसका एक्सपीरियंस से लेके हर चीज़ से सीख हम लोग सीख के वो गलती दोबारा ना करें, ऐसे और स्ट्रांग बन के फिर वापस जाते रहते हैं फाइट करने के लिए। एंड वो बोलते हैं ना, मतलब
एक टूर्नामेंट में जीतने से मतलब वो सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस तो वो होता है कि जो जर्नी रहता है कि हम कितना हार, वो जीतने के लिए कितना चीज़ें खोए और कितना चीज़ें हारे। तो वो जर्नी को हम हमेशा ध्यान दे के रखते हैं एंड वो जर्नी करने के लिए जितना हो सके उतना हम बार बार करते ही रहेंगे। अग्री, मतलब लॉस से कैरेक्टर बहुत बिल्ड होता है, सो दैट्स अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। प्रियंका, आई वांट टू आस्क यू, एज अ फीमेल एथलीट, क्या आपने कोई चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना किया है या आपको किसी एरिया में तरक्की भी दिखी है? व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? आपका अनुभव कैसा रहा है? जैसा मैं एक बहुत ही छोटे गांव से निकल के आई हूँ, तो हम शहर में आए। मेरा इवेंट तो ऐसा है कि मैं अभी भी अगर रोड पे चलती हूँ तो लोग देख के हंसते हैं। तो मेरे को उस टाइम फील होता है कि यार, मतलब ये लोग को गेम के बारे में इतना भी नहीं पता है। मैं ओलंपिक्स तक खेल के आई हूँ, हर कोई मतलब क्रिकेट 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 के पीछे ही रहता है। तो मतलब उनको क्रिकेट का इतना है कि अभी बोलते हैं कि हाँ, क्रिकेट के अलावा भी इन गेम्स में अभी एथलीट अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन उन पे कोई फोकस नहीं कर रहा था कि और गेम्स भी है। तो ऊपर से वो चीज़ स्टार्टिंग हुई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उस खेल को इतना मतलब दिखा रहे हैं कि और भी बच्चे हमारे इन इन लेवल पे पार्टिसिपेट। अभी हमारे जो पैरा एथलीट है, मतलब उनकी इतनी हार्ड हार्ड कंडीशंस हैं, उसके बाद भी अभी आर्चरी में एक लड़की ने, उसको हाथ भी नहीं थे, सिर्फ पैर से उसने तीर लगा के गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। तो उनको देख के हमें खुद एक मोटिवेशन मिलता है। और जैसे मैं लड़की हूँ, तो हाँ, बोलते हैं कि लड़की भी लड़कों से कम है क्या, लेकिन लड़कियों की भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें फेस करनी ही पड़ती है। तो उसको हम छिपा नहीं सकते हैं कि हम लड़कों से बराबर है, लड़कों से ऊपर है। लेकिन ये है कि हम फिजिकली और मेंटली उनसे स्ट्रांग होने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हम कम नहीं है करके। धीरज, आई वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है इन एवरी पर्सनस लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में, एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, लाइक ग्रोथ ऑफ द नेशन? स्पोर्ट्स का सबसे पहले लोग मतलब यही सोचते हैं कि फिजिकली फिट होते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा गुना हम स्पोर्ट्स करने से मेंटली फिट होते हैं। और जिस मेंटल फिटनेस की वजह से हम सिर्फ जो गेम कर रहे हैं उस गेम में ही नहीं, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में वो हम अच्छे से कर पाएंगे एंड खुश रह पाएंगे हमारे ज़िंदगी में, जब हम फिट रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, स्पोर्ट्स ही एक ऐसे चीज़ है जब आप अपना देश का तिरंगा सबका सबसे ऊपर लहरा सकते हो। और जब नेशनल एंथम बचेगा, सारा दुनिया अपने देश के तिरंगा के नीचे खड़े होके सैल्यूट मारेंगे। तो ऐसे चीज़ें बहुत है जो इंस्पायर करता है और अपने देश के पावर को दुनिया में रखने के लिए। एंड उसीलिए सिर्फ स्पोर्ट्स मतलब टाइम पास और वैसे, या अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहा है थ्रू गवर्नमेंट की सब जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि वो लोग सपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है कोई भी फील्ड में, एक दो स्पोर्ट्स में नहीं, सब स्पोर्ट्स में, कि वो लोग अच्छे से कर सके, ट्रेनिंग कर सके, डाइट मिल सके एंड फॉरेन टूर्नामेंट्स एक्सपोजर्स मिल सके। तो ये पिछले 5-6 साल में इतना इम्प्रूव हुआ है कि सब अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो लोग को कुछ कमी महसूस नहीं हो रहा है, वो सबको बराबर मिल रहा है। तो ये चीज़ को मतलब उपयोग करके मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स के लिए सपना देखते तो वो लोग अच्छे से खुल के जी पाए एंड सब खुश खुश रहे। थैंक यू, सो स्वीट। हाँ, होपफुली एवरीबडी शुड फॉलो दैट एडवाइस। थोड़ा लाइटर नोट पे, आप लोग के रोल मॉडल्स कौन है? मतलब जब आप बड़े हो रहे थे तो डजंट मीन स्पोर्ट्स से हो, कोई भी रोल मॉडल्स, इंस्पिरेशन? मेरा तो मेरी मम्मी ही है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से इतना हार्ड वर्क किया है। गांव में थे तो मतलब मम्मी मेरे को ऐसे ही धूप में छोड़ के खेत में काम करना, उन्होंने ही मुझे मतलब यहाँ तक अगर मैं बैठी हूँ उनकी वजह से ही हूँ।
क्योंकि वही गांव में दादी वगैरह से लड़के कि मुझे शहर में जाना है, मेरे बच्चों को सेट करना है, इनका फ्यूचर गांव में नहीं है, तो वही मुझे लड़के मतलब शहर में लेके आई। और अगर मैं शहर में नहीं आती तो शायद मुझे गेम्स के बारे में पता भी नहीं चलता और आज मैं ओलंपिक्स तक भी नहीं जाती। तो मेरा सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरी मम्मी है। सबसे बेस टाइम पे ऑब्वियसली अभी तक और हमेशा मेरा पेरेंट्स रहेंगे मेरे लिए, जो मेरे लिए इतना फाइट करके सपोर्ट किया। एंड जैसे जैसे एक लेवल पे बढ़ते गए हमेशा मेरे को खुद को पुश करने के लिए एक सीख मिला। जैसे कि अभी नेशनल लेवल पे ही हम बाहर दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं, इंडिया में ही एक दो आर्चर्स ऐसे है जो कि तरुणदीप राय एंड अतनु दास, जो बहुत लोग को पता होगा उनका नाम, जो उनको देख के ही मेरे को मतलब इतना बाहर दुनिया का आर्चर्स को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि अपने देश के अंदर ही इतना टैलेंट है, इतना डेडिकेशन है उन दोनों के अंदर कि मैं खुद देख के मोटिवेट हो जाता हूँ कि कल ही तरुण भाई ऐसे प्रैक्टिस करके आया और वो 40 साल की उम्र है और मैं कहा 23 साल का हूँ, और मतलब मेरे को चैलेंज करके फिटनेस में उन सब चीज़ों में वो सिर्फ वो उनका ये सारे चीज़ों देख के मोटिवेशन देख के एंड जो भूख जो होता है कि देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना है, वो देख के कि मेरे को भी इतना मोटिवेट होता हूँ कि मैं भी करूँगा। तो ऑब्वियसली अतनु दास एंड तरुणदीप राय। ओके, थोड़ा फ्यूचर में देखते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी लेगेसी क्या हो, लोग कैसे आपको याद रखें? स्टेप बाय स्टेप याद कर रहे हैं लोग लेकिन पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मेन यही टारगेट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मेरे इवेंट की वजह से मेरी पहचान बने कि एक रेस वॉकिंग इवेंट है और इसमें प्रियंका गोस्वामी थी कोई जो इसने इस गेम को इतना हाई लेवल पे पहुंचाया। तो मेरा यही मेन टारगेट है कि जैसे एक्चुअली ये इंडिया में ही है सिर्फ कि रेस वॉकिंग को देख के लोग हंसते हैं और उनको पता नहीं है। बाहर हम जाते हैं इवेंट करने तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती है हमारा इवेंट देखने के लिए, और ये नहीं कि बाहर के जो यहाँ के इंडियंस वहाँ पे रहते हैं वो लोग भी हमें देखने आते हैं और वहाँ पे वर्कअप करते हैं। तो मेरा मेन जो एम है यही है कि मेरा इवेंट इतना हाई लेवल पे जाए ताकि उसको इंडिया का बच्चा बच्चा जाने। एक्चुअली आप क्रिकेट को छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्समैन के ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैक्सिमम आंसर सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि सब चाहते कि अपने गेम को मतलब ऑब्वियसली ये नहीं बोलेंगे कि क्रिकेट को उतना देखो, पर मिनिमम जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए, जितना प्यार मिलना चाहिए, उतना सब एक्सपेक्ट करते हैं। एंड बहुत बार ऐसे हो जाता है कि उल्टा भी हो जाता है, और जैसे अभी मतलब वर्ल्ड कप में हार गए तो बहुत प्यार भी मिल रहा है क्रिकेट को कि आप लोग बहुत अच्छा किए, सपोर्ट मिल रहा है, सारा देश खड़ा है। एंड बाकी स्पोर्ट्स में कई कई जगह ऐसे हो जाता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल में हार गए तो उल्टा उनको इतना हेट मिलता है, तो वो जगह ऐसे लगता है कि यार सब गेम ही होता है, हार जीत होता है, तो इतना अंतर क्यों। तो सबका यही रहता है कि सब गेम्स में बराबर प्यार मिले। एंड और एक चीज़, जब तक हो सके तब तक मैं खेलूँगा, एंड उसके बाद मेरे को देख के कोई भी इंस्पायर हो के आर्चरी के लिए एंड देश के लिए मेडल लाते रहेगा तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग होगा। बस। ओके, ये मेरा आखिरी सवाल है, पर हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं कि आप लोग ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, फीलिंग्स क्या है, नर्वस मतलब क्या है, जोश, हाउस द जोश? मैं कुछ बोलना चाहूँगी, आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं क्योंकि आप हमारी सुन रहे हैं, जब से आपके भी मन में बहुत चीज़ें चल रही होंगी शायद, तो कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं हमारे से। और पेरिस के लिए हम दोनों ही क्वालिफाई है ओलंपिक्स के लिए, तो हमारा तो यही टारगेट रहेगा कि जहां हमने टोक्यो में कुछ कमी छोड़ी थी उसको हम पेरिस में ना होने दें और अपने देश के लिए मेडल जीते वहां पे और अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें। सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि
जिस हिसाब से तैयारी चल रहा है, जिस हिसाब से मेहनत चल रहा है और प्लानिंग चल रहा है, तो उन सब में आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे एंड वी विल मेक अवर कंट्री प्राउड. So my questions are done. In case anyone in the audience has any questions, please let me know. Okay, we have a question there. एक हमारा एक पैर नीचे ज़मीन से टच होना चाहिए. अगर मैं बहुत स्पीड में आती हूँ तो हमारे अंदर थोड़ी जंपिंग आने लगती है. तो जब उस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि हमारा एक पैर ज़मीन से ऐसे रहे, चाहे ये रहे, लेकिन टच होना चाहिए. अगर टच नहीं है तो हमें जज येलो कार्ड दिखा देता है. तो हमें खुद के साथ साथ जज को भी देखना पड़ता है कि हमें जजिंग कर रहे हैं और उनसे भी डर के चलना पड़ता है. तो ये जब हम आगे पैर रखते हैं तो थोड़ा ऐसे होल्ड भी करना है ताकि हम ज़मीन से जुड़े रहे. तो रेस वॉकिंग का बस यही ज़्यादा मेन वो होता है. हमारा 1 किलोमीटर का रूट होता है और उसमें 5-6 जज खड़े होते हैं हमें जजिंग करने के लिए. और मेरा जो बैड लक कह सकती हूँ कि इंडिया से कोई भी जज वहाँ पे नहीं होता है, दूसरी कंट्रीज़ के ही मिलते हैं जिनके उनके भी एथलीट होते हैं. तो यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि काश मेरी इंडिया का भी कोई जज यहाँ पे खड़ा होता, चाहे वो हमें सपोर्ट ना करता, लेकिन हम मेंटली होते कि हाँ हमारा भी खड़ा है यहाँ पे. तो ये जजिंग पे भी डिपेंड है हमारा इवेंट. और मैं करके दिखाती हूँ थोड़ा फास्ट स्पीड में. हाथ अगर हम ये पैर है तो ये हाथ हमारा ऑटोमेटिकली आगे आएगा. तो भी ये ऐसे Thank you so much, Priyanka. I think आपको समझ आया या नहीं, बट एक दिन में नहीं आएगा. today all of us will try this out on our way around. But ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you, Priyanka. Thank you, Dheeraj. We're so proud of you. थैंक यू सो मच. थैंक यू.